किसान अक्सर फसलों में नुकसान उठा रहा है। खेती की अच्छी फसल लेने के लिए किसानों को जागरूक होना अत्यंत आवश्यक है। गर्मी में खेत की जुताई करना अत्यंत आवश्यक होता है। इससे जमीन में स्थित कीड़े एवं उनके अंडे, लावा बीमारी के रोगाणु एवं खरपतवार के बीज तेज धूप की गर्मी से नष्ट हो जाते हैं। कृषि महाविद्यालय भुसावर के डीन डॉक्टर उदयभान सिंह ने बताया कि सरसों, गेहूं एवं जौ की कटाई लगभग पूर्ण हो चुकी है और खेतों में अभी नमी है। नमी से खेत की मिट्टी नरम है। किसानों से मेरा आग्रह है, अभी खेत की जुताई करना आसान रहेगा। किसान अपने खेत की जुताई मिट्टी पलटने वाले हल और डिस्क प्लाऊ से करें। डीन डॉक्टर उदयभान सिंह ने कहा कि इस समय किसान अपने खेत से मृदा नमूना लेकर मृदा जांच प्रयोगशाला भिजवाए, ताकि मृदा के उपजाऊपन का पता लग सके। मृदा नमूना 9 इंच की गहराई तक अंग्रेजी के बी आकार के गड्ढे से परत के रूप में लेना चाहिए। एक खेत के 4-5 जगह से मृदा नमूना लेकर उसका मिश्रण कर लें और मिश्रण में से आधा किलोग्राम मिट्टी के नमूने को थैली में भरकर उसमें किसान का नाम, पता एवं खेत का खसरा नंबर वाली अधिक पर्ची डाल दें एवं नमूने को प्रयोगशाला में जांच हेतु भेज दें। गर्मी के दिनों में किसानों को अपने खेत की जुताई अवश्य करनी चाहिए। अभी गेहूं कटे हैं, ज़्यादातर खेत खाली हो गए हैं, सरसों जौ भी कट गए हैं। इस समय खेतों में नमी है। नमी रहने से खेत नरम रहते हैं, इसलिए जुताई करने में आसानी रहती है। मिट्टी पलटने वाले हल से अथवा डिस्क प्लाऊ से जुताई करनी चाहिए, गहरी जुताई करनी चाहिए। इससे मिट्टी पलटने के साथ जो नीचे दबे हुए बीमारी, कीड़ों के अंडे, प्यूपे अथवा खरपतवार के बीज बाहर आ जाते हैं और वो तेज़ धूप की गर्मी से मर जाते हैं। इससे बिना घातक रसायनों के प्रयोग किए ही तमाम जो कीड़े, बीमारी और खरपतवार के बीज हैं वो मर जाते हैं। इससे मृदा की जल शोषित करने की क्षमता भी बढ़ती है। तो इस तरह से हमें, ये मौसम ऐसा भी है कि हमें मृदा के नमूने भी लेने चाहिए और नमूने लेकर के हम खेत में जो उपजाऊपन है उसकी स्थिति देख सकते हैं। और हमें खेत के नमूना निचले स्थानों से या मलमूत्र वाले स्थानों से या पेड़ के नीचे से नमूना नहीं लेना चाहिए और उस पर अपना नाम, पता और खसरा नंबर डाल के, पर्ची डाल के और मृदा परीक्षण प्रयोगशाला में भेज देना चाहिए। धन्यवाद। अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। लालेदाबाद में अवैध भूमि बिक्री, अतिक्रमण और बार-बार हिंसक हमलों का एक गंभीर मामला है। जहां स्पष्ट अदालती आदेशों के बावजूद 4.5 कनाल पैतृक भूमि पर लंबे समय से चल रहा कानूनी विवाद बढ़ गया है। यह मामला जो 2012 से अदालत में है, लगातार श्री ब्रज राज सिंह के पक्ष में यथास्थिति और स्थगन आदेशों के परिणाम स्वरूप हुआ है। फिर भी घोर उल्लंघन जारी है, जिससे सही उत्तराधिकारियों को परेशानी हो रही है। संपत्ति पर कोई कानूनी अधिकार नहीं होने के बावजूद ब्रजभूषण ने निलंबित डीएमओ कठुआ बोध राज भगत की पत्नी रेखा देवी और अन्य पक्षों को अवैध रूप से 54 मरला जमीन बेची, जो उनके हिस्से से कहीं अधिक है। यह धोखाधड़ी वाली रजिस्ट्री फरवरी 2023 में निष्पादित की गई थी, जबकि मामला अभी भी अदालत में लंबित था। चौंकाने वाली बात यह है कि कानूनी कार्रवाई के बावजूद इस गैर कानूनी लेन देन को रोकने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई। पीड़ित परिवार के सदस्य हर्षवर्धन सिंह, ब्रजराज सिंह और डीजी जामवाल, जो पैतृक भूमि के कानूनी उत्तराधिकारी हैं, ब्रजभूषण, रेखा देवी भगत, बोधराज भगत, किशोर कुमार, राजकुमार भगत, सीमा भगत और आरती भगत के खिलाफ न्याय की मांग कर रहे हैं। आरोपी व्यक्ति कथित तौर पर अवैध भूमि बिक्री, बार-बार शारीरिक हमले, चोरी और चल रही अदालती कार्रवाई के बावजूद जबरन अतिक्रमण में शामिल है। जी, हमारा ना 2012 से कोर्ट में केस चल रहा है और जिन्होंने केस लगाया हमारे चाचा जी ने, तो उन्होंने ही हमारी ज़मीन मतलब कि इलीगल वे में सस्पेंडेड डीएमओ बोधराज और उसके वाइफ के नाम पे बेच दी है। ये 3 भाई हैं और ये ज़मीन का भी बंटवारा भी नहीं हुआ है, तो उन्होंने उससे पहले ही अपने हिस्से से भी ज़्यादा जो है वो डीएमओ की वाइफ बोधराज को बेच दी है। तो 23 अक्टूबर को जैसे ही हम अपनी ज़मीन पे गए थे, तो हमें पता चला इन्होंने कि फरवरी 2023 में इन्होंने रजिस्ट्री करवा लिया है
और जैसे ही हम गए इन्होंने 15-16 लोग लेके आए और वहाँ पे औरतें भी थी। इन्होंने मेरी मदर पे अटैक किया, मेरी गोल्ड चेन चुरा ली। हमारे पास वीडियोग्राफी को फ़ोटो एविडेंस दोनों अवेलेबल हैं। तो उस जब हम 23 अक्टूबर को हमें पता चला कि इन्होंने इलीगल वे में रजिस्ट्री करवा दी है, तो हम ये जानना चाहते हैं कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने ऐसे कैसे मतलब किस बेसिस पे ये रजिस्ट्री हुई, इन्होंने फ़र्द भी कैसे कटवा लिया। क्योंकि जो मेरे चाचा जी हैं ब्रिजभूषण सिंह, ही हैज़ बीन डिसोन्ड बाय हर मदर, उनकी फारगती हुई है। और प्लस उनका जो हमारा ग्रैंडफादर की हमारी जो विल है वो कोर्ट में रजिस्टर्ड विल है, ना उनका वहाँ पे उनका नेम भी मेंशन नहीं है वहाँ पे। तो ही हैज़ नो लीगल राइट्स टू सेल दैट लैंड। तो इन्होंने दो नंबरी में इन्होंने रजिस्ट्री करवाई। 23 अक्टूबर का मैंने आपको बता दिया इन्होंने हम पे अटैक किया था। हमारा मोबाइल, मेरी गोल्ड चेन 2 तोले की चुराई थी। उसके बाद हमने उस टाइम अपना कल्टीवेशन की थी और अब वहाँ पे अपने बीज फेंके थे। फिर 3-4 महीने के बाद फरवरी 1 को जो वीडियो वायरल हुई थी जिसमें मेरे फादर अपनी सेल्फ डिफेंस में इन्होंने वहाँ पे गोली चलाई थी, तो सेम इंसिडेंट हुआ। रेखा देवी वहाँ से जो एक गवर्नमेंट टीचर है वो संग्रामपुर में काम करती है। जब भी कोई ऐसा होता है वो हमसे मतलब कि लोगों की ज़मीन में वो लड़ाई करने अपने गुंडे लेके आ जाती है। मैं ये चाहता हूँ कि जो डिपार्टमेंट है इनका कंसर्निंग डिपार्टमेंट है जहाँ पे ये काम करते हैं, तो ये कैसे पॉसिबल है? सुबह ये अटेंडेंस लगाते हैं और ये शाम को मतलब कि लड़ाइयाँ करने वहाँ पे ज़मीन पे आ जाते हैं, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? तो फिर 1 फ़रवरी को जब वो वीडियो वायरल हुई थी जिसमें मेरे फादर साहब ने सेल्फ डिफेंस में वो चलाई थी गोली, तो वहाँ पे भी सेम वैसा इंसिडेंट हुआ। इन्होंने जैसे ही हम अपने कल्टीवेशन अब काट रहे थे तो ये पूरे इन्होंने हम पे अटैक कर दिया। तो सेल्फ डिफेंस में जैसे मैंने आपको बताया, तो फिर हमें पता चला कि इन्होंने जो रजिस्ट्री करवाई थी 1 साल पहले कराई थी। 1 साल तक इन्होंने हमें पता नहीं चलने दिया। और मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे ही मतलब कि वो 1 फ़रवरी को ये इंसिडेंट हुआ था, तो उसके बाद ओवरनाइट इन्होंने रातों रात वहाँ पे। तो हमारी ये डिमांड है कि जो इन्होंने इलीगल वे में वहाँ पे फेंसिंग वेंसिंग कराई है, इसमें कंटेम्प्ट ऑफ इन्होंने फर्स्ट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी किया। हमारे पास ऑर्डर है स्टे का जो मेरे फादर साहब के नाम पे है। और प्लस इन्होंने रातों रात वहाँ पे जो फेंसिंग कराई है वहाँ पे इन्होंने स्ट्रीट लाइट लगा दी, उन्होंने वहाँ पे CCTV कैमरा लगा दिए। तो ये जानना चाहता हूँ कि ये कैसे पॉसिबल हुआ। और यही हमारी जो मांग है यही है कि जो हमारी ज़मीन है इस पर रेवेन्यू डिपार्टमेंट सामने आए और इसको क्लैरिफाई करे और जो भी इनका इलीगल पोजेशन है उसको हटाए वहाँ से। अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। पाली शहर मुख्यालय पर रामनवमी शोभा यात्रा जुलूस एवं त्योहार को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट है। जिला कलेक्टर एवं जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देश से पुलिस प्रशासन द्वारा आज मुख्य मार्गों पर फ्लैग मार्च किया गया। सिटी सीओ उषा यादव के नेतृत्व में शोभा यात्रा निकलने वाले मार्ग पर आज फ्लैग मार्च किया गया। रामनवमी शोभा यात्रा सहित त्योहार में आपसी सौहार्द बनाए रखना, शांति व्यवस्था बनाए रखने में प्रशासन की मदद रखने की अपील फ्लैग मार्च द्वारा की गई। फ्लैग मार्च में सिटी सीओ उषा यादव, सदर थाना अधिकारी, कोतवाली थाना अधिकारी सहित अनेक थाना अधिकारी, पुलिस बल के जवान सम्मिलित हुए। अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। आबकारी पुलिस द्वारा मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है, जहां अवैध शराब बेचने के शक में युवक के साथ पाली आबकारी पुलिस द्वारा थाने लाकर जानवरों की तरह इतना मारा कि युवक के जांघों में घाव होने के साथ ही उसमें से खून आने लग गया। गंभीर स्थिति में उपचार के लिए वांगड़ अस्पताल लाना पड़ा। पीड़ित 23 वर्षीय भूपेंद्र ने बताया कि वो बापू नगर में रहता है और वो मंडिया रोड स्थित चाय की दुकान चलाता है। 3 अप्रैल को वो चाय की दुकान का था। 2 सादी वर्दी में आदमी आए और चाय बनाने को कहा। मैं दूध लेने गया और वापस आया तो आबकारी पुलिस की गाड़ी खड़ी थी। मुझ पर अवैध शराब बेचने का आरोप लगाते हुए गाड़ी में बिठाया और मिल गेट आबकारी विभाग लाकर मुझे अवैध शराब बेचने का प्रेशर बनाया। मैं नहीं माना तो उन्होंने मुझे जानवरों की तरह मारा और मुझ पर झूठा केस बना दिया। जहां मुझे लेकर गए, जहां शराब के पौवे, वहां मैं जानती ही नहीं हूँ। कोर्ट की जमानत पर आज मैं अस्पताल में भर्ती हुआ हूँ। सवाल ये उठता है कि किसी को आरोप सिद्ध करवाने का पुलिस का ये कौन सा तरीका है? उच्च अधिकारियों को इस मामले के बारे में संज्ञान लेना चाहिए। अब बढ़ते हैं खबरों की ओर।
श्री ब्राह्मण स्वर्णकार समाज नियति नोहर खेड़ावास स्थित श्री ब्राह्मण स्वर्णकार युवा सेवा संस्थान के तत्वाधान में हर वर्ष की भांति रविवार को राम जन्मोत्सव चैत्र शुक्ल नवमी रविवार को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। रामनवमी महोत्सव को लेकर खेड़ावास स्थित समाज के न्यायती नोहरा प्रांगण को लाइट डेकोरेशन की सजावट के साथ टेंट की सजावट को अंतिम रूप दिया जा चुका है। साथ ही राम जन्म महोत्सव को लेकर आमंत्रण पत्रिका देने पहुंचे श्री ब्राह्मण स्वर्णकार युवा सेवा संस्थान तखतगढ़ के अध्यक्ष चंद्रेश कुमार, उपाध्यक्ष आनंद कुमार, महामंत्री दिलीप कुमार, कोषाध्यक्ष विनोद कुमार, सह कोषाध्यक्ष कैलाश कुमार, प्रचार मंत्री संजय कुमार एवं मंत्री राधेश्याम सहित पदाधिकारी ने बताया कि हर वर्ष की भांति इस बार भी चैत्र शुक्ल नवमी रविवार को राम जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया जाएगा, जिसकी तमाम व्यवस्था पूर्ण कर ली गई है। उन्होंने बताया कि राम जन्मोत्सव को लेकर शनिवार शाम को गुजराती गरबा नृत्य का आयोजन के बाद रविवार को दोपहर 1:30 बजे श्री चारभुजा ठाकुर जी मंदिर से भव्य बारकोड़ा निकला जाएगा और शाम 4 बजे भामाशाहों का स्वागत समारोह के मुख्य अतिथि नवीन कुमार सोनी, जलमठिया प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन एवं सुमन मंडोरा संरक्षक अखिल ब्राह्मण स्वर्णकार महिला संस्थान और मंजुला देवी हेड़ाऊ होंगे। अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। नमस्कार, मैं अंकिता सिलवानी की आवाज क्षेत्र की बात में आपका स्वागत है। मारवा जंक्शन के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बारसा में प्रधानाचार्य देवेंद्र सिंह मीणा द्वारा किए गए नवाचार कार्यक्रम के तहत कर्मयोगी शिक्षकों व कार्मिकों को मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं लोकार्पण कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आर घनश्याम सापिला द्वारा माला साफा पहनाकर प्रशस्ति पत्र और प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि द्वारा शिलालेख का लोकार्पण फीता काटकर किया गया। प्रधानाचार्य देवेंद्र सिंह मीणा द्वारा कार्मिकों की उत्कृष्ट कार्यशैली को देखते हुए सज्जन सिंह सिसोदिया वरिष्ठ अध्यापक, मोहनलाल चौधरी अध्यापक लेवल प्रथम, मनोज जोशी वरिष्ठ अध्यापक, भूराराम चौधरी सेवानिवृत्त अध्यापक, ओम प्रकाश चौधरी वरिष्ठ अध्यापक, दुर्गाराम लोहार आदि को कम हेल्पर का नाम शिलालेख पर अंकित का सम्मान दिया गया। अपनापन झलकाए। इतना लंबा आप बोल रहे हो कि मैं इतना लंबा बोल गया। आप लंबा नहीं बोले सर, आपने वो बातें कही जो हमारे दिल में एक आदर्श बन गई। हम आपकी हर बात को इस दिल में उतार कर और आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। आपने बहुत कुछ अच्छा किया, लंबा बोलने से नहीं, लेकिन आपके दिल में जगह थी इस विद्यालय के उन कार्मिकों के लिए कि मैं पन्नाधाय सम्मान का लोकार्पण करने जा रहा हूँ अधिकारी के रूप में। तो कुछ ऐसा तो बोलूं, उन्हें भी लगे कि मैंने आज यहाँ आकर आपको किस तरीके का संबल दिया। तो एक बार मैं चाहूंगा जोरदार अभिनंदन भाव और मेरे मन की आत्मीयतापूर्ण सम्मान का बोध आपको शब्दों के माध्यम से औपचारिकता रूपेण करवाना चाहता हूँ कि समस्त इस गांव के गणमान्य प्रबुद्ध जनों में मंच पर आसीन माननीय, सजग और निष्ठावान भारत के नागरिक जन, स्थानीय विद्यालय के कर्मठ और संस्था प्रधान के प्रत्येक। अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। प्रयास संस्था भरतपुर की नई कार्यकारिणी का गठन प्रयास संस्था के कार्यालय सेक्टर 3 पर किया गया। प्रयास संस्था के संस्थापक अध्यक्ष अंजू मित्तल ने बताया कि संस्था के अध्यक्ष सीपिका गोयल, सचिव अलका मित्तल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष डिम्पल मित्तल, उपाध्यक्ष रंजना पराशर, कोषाध्यक्ष डीतू गुप्ता इत्यादि को नियुक्त किया। सभी सदस्यों की सहमति से नई कार्यकारिणी बनाई एवं सभी को पटका पहनाकर स्वागत सम्मान किया। नवनियुक्त वरिष्ठ उपाध्यक्ष डिम्पल मित्तल ने कहा कि बैठक के दौरान आगामी कार्यक्रमों के विषय पर चर्चा की गई। सभी सदस्यों द्वारा कन्यादान के कार्यक्रम को पूरे साल करने का निर्णय लिया गया। कन्यादान कार्यक्रम के अंतर्गत 8 अप्रैल को कन्या के विवाह के लिए कन्यादान का सामान दिया जाएगा और प्रयास संस्था द्वारा एक बच्चे की शिक्षा की जिम्मेदारी भी ली। उसकी पढ़ाई का खर्चा संस्था द्वारा उठाया जाएगा। कार्यक्रम के बाद संस्था की अलका मित्तल द्वारा आभार व्यक्त किया गया। कार्यक्रम में मीरा गोयल, टीना शर्मा, निधि गोयल इत्यादि मौजूद रहे। मैं प्रयास संस्था की संस्थापक अध्यक्ष अंजू मित्तल। आज प्रयास संस्था की नई कार्यकारिणी का गठन किया गया, जिसमें सीपिका गोयल को अध्यक्ष के पद पर,
अलका मित्तल को सचिव, नीतू गुप्ता को कोषाध्यक्ष और डिम्पल मित्तल को वरिष्ठ उपाध्यक्ष और रंजना पाराशर को उपाध्यक्ष के पद पर निर्धारित किया गया। प्रयास संस्था के द्वारा एक छोटी सी मीटिंग भी रखी गई, जिसमें कन्याओं के कन्यादान कार्यक्रम को विधिवत करने का निर्णय लिया गया। 8 अप्रैल को 5 कन्याओं को कन्यादान का सामान दिया जाएगा, जो कि अग्रवाल धर्मशाला में रखा गया है। मेरा सभी से अपील है कि जो भी इस कन्यादान कार्यक्रम में सहयोग करना चाहते हैं, वह हमारी प्रयास संस्था से संपर्क कर सकते हैं। आपकी थोड़ी सी मदद इन कन्याओं का के लिए बहुत बड़ा सहयोग होगा। और प्रयास संस्था द्वारा एक बच्चे की पढ़ाई के खर्चे का भी निर्णय लिया गया, जिसमें एक बच्चे की पूरी साल की पढ़ाई प्रयास संस्था द्वारा कराई जाएगी। प्रयास संस्था अपने इस छोटे से प्रयास से बच्चे की जिंदगी संवर सकती है। हमारा यही प्रयास रहेगा कि हम जहां भी हो सकता है, जिसको जरूरत है, महिला, बच्चे, उनकी हम हर संभव मदद करेंगे। धन्यवाद। अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। मारवा जंक्शन रेलवे स्टेशन पर जीआरपी थाना पुलिस द्वारा लापता हुई 2 महिलाओं को आज रेलवे स्टेशन से दस्तयाब कर उनके परिजनों को सुपुर्द किया। जीआरपी थानाधिकारी देवराम ने बताया कि रुखसाना पत्नी अब्बास निवासी फलौदी बिन बताए घर से निकल गई थी। परिजनों द्वारा गुमशुदगी की रिपोर्ट भी कराई गई। उच्च अधिकारियों के निर्देश से रानीखेत एक्सप्रेस की तलाशी के दौरान उक्त महिला को दस्तयाब कर परिजनों को सूचना दी गई एवं परिजनों एवं फलौदी पुलिस के आने पर महिला को परिजनों को सुपुर्द किया गया। तो वहीं भुज बरेली एक्सप्रेस ट्रेन में पानी लेने नीचे उतरी एक महिला अचानक ट्रेन के रवाना हो जाने से पीछे छूट गई थी। उक्त महिला को जीआरपी ने रेलवे स्टेशन मारवा दस्तयाब कर उक्त बिहार निवासी महिला काजल के परिजनों को सूचना दे दी गई। परिजनों के मारवा जंक्शन जीआरपी थाना पहुंचने पर उक्त महिला को परिजनों को सुपुर्द किया गया। यस सर। आज सुबह के समय फलोदी पुलिस थाने से थाना पर सूचना मिली थी कि सर एक लड़की जिसका नाम रुखसाना पत्नी अब्बास जाति मुसलमान उम्र करीब 20 साल जो अपने घर से बिना बताए कहीं निकल गई है। वो लड़की हो सकता है रानीखेत जैसलमेर रानीखेत ट्रेन में मारवाड़ की तरफ आई हो, तो आप इसकी तलाश करके हमें सूचना दें। इस लड़की के संबंध में पुलिस थाना कोतवाली फलोदी में MPR नंबर 10 दर्ज है। इस पर मैंने हमारे स्टाफ को उस लड़की का फोटो और हुलिया से अवगत करा के रेलवे स्टेशन पर आने जाने वाली ट्रेनों पर तलाश करने के लिए कहा गया। इस पर जाब्ते ने स्टेशन पर प्रयास करके तलाश की गई, तो ट्रेन जैसलमेर रानीखेत के स्लीपर कोच में वो लड़की तलाश के दौरान मिल गई, जिसका नाम पता पूछा तो वही नाम पता निकला। इस पर उसको ट्रेन से नीचे उतार कर महिला कांस्टेबल अमरू बिश्नोई की निगरानी में बैठाई गई। घर वालों को सूचना दी गई, जिस पर फलोदी से एक हेड कांस्टेबल और एक महिला कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल में जो है खुमाना राम जी हेड कांस्टेबल और महिला कांस्टेबल वो उस लड़की के परिजन थाना पर उपस्थित आए, जिनको लड़की सुपुर्द की गई। अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। नेशनल हाईवे 21 पर स्थित बनखंडी मंदिर के सामने अनाज मंडी में गत रात्रि को लाखों की चोरी करके अज्ञात चोर फरार हो गया।
चोरों का पुलिस के नाम का खौफ खत्म होता नजर आ रहा है। चोरी के बाद भी मंडी के व्यापारियों में चोरी को लेकर आक्रोश व्याप्त है। कृषि उपज मंडी अध्यक्ष योगेश जिंदल ने बताया कि गत रात्रि को मंडी में चोरों ने दुकानों में से लाखों रुपए की चोरी करके फरार हो गए। इससे मंडी के व्यापारियों में भय व्याप्त है। बनवारी लाल व्यापारी के करीबन 8 लाख रुपए की नकदी एवं प्रदीप सैनी व्यापारी की करीबन 2 लाख रुपए से अधिक की चोरी हुई है। योगेश जिंदल ने बताया कि चोरी की जानकारी मिलते ही हलेना थाना को सूचना दी। तुरंत पुलिस मौके पर पहुंची है। भरतपुर से टीम आकर चोरी की खुलासा करने में जुट गई है। व्यापारियों ने पुलिस से चोरी की खुलासा करने के लिए गुहार लगाई है। मैं व्यापारी प्रदीप कुमार सैनी भदौरी एंटरप्राइज से अंजाम दिया। रात को मेरी दुकान के अंदर ताला तीन लॉक तोड़े गए, एक पेटी का, एक तिजोरी का, एक मेन शटर का, और 1,81,220-30 ऐसे रुपए का अंजाम दिया गया। और मैं रात को घर था, सुबह मॉर्निंग में कॉल आया था दयाराम जी का, जब मुझको पता पड़ा। मैं मंडी का अध्यक्ष हूँ। पहले भी यहाँ पे 2-3 बार चोरी हो चुकी है, माल की भी चोरी हो चुकी है। अब नगद कैश की चोरी हुई है, जिसमें काफ़ी नुकसान हुआ है। 9 लाख रुपए की समथिंग तो बनवारी लाल रंजन से गए हैं और 2 लाख रुपए की समथिंग भदौरिया के गए हैं। इसमें काफ़ी व्यापारियों में रोष है, इसलिए इस चोरी को पुलिस से हमारा निवेदन है, चोरी को जल्दी से जल्दी खुलवाने की कृपा करें। परवालाल एंड सन्स हराना मंडी रात को 3:40 पर मेरी दुकान से शटर तोड़ के तिजोरी में से 8,63,000 रुपये चोरी हो गई थी। आपको दिक्कत। अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। मारवा जंक्शन के बाणिया माली गांव में लाखों रुपए की लागत से नवनिर्मित देवनारायण भगवान मंदिर की 3 दिन दिवसीय मांगलिक कार्यक्रमों की आज समापन हुआ। वैदिक मंत्रोच्चार द्वारा समस्त ग्रामवासियों की उपस्थिति में हवन आहुतियां के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई और शुभ वेला में आज गाजी बाजी के साथ भगवान देवनारायण की मूर्ति स्थापित की गई। इस मौके पर ध्वजा चढ़ाई और महाप्रसादी का आयोजन भी हुआ। समस्त ग्रामवासियों द्वारा गाजे बाजी और ढोल नगाड़ों के साथ भगवान देवनारायण की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम का समापन हुआ। तत्पश्चात देवनारायण भगवान की महाआरती में सैकड़ों की तादाद में ग्रामवासियों ने हिस्सा लिया एवं क्षेत्र में अमन और शांति और खुशहाली की भगवान देवनारायण से कामना की। अब बढ़ते हैं खबरों की ओर।